बेस्ट बुक फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, कौन सी बुक्स पढ़ें? स्पेक्ट्रम पढ़ें या फिर बिपिन चंद्रा पढ़ें? ये हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि यूपीएससी एस्पिरेंट के मन में, क्योंकि टॉपर्स हमेशा वीडियो में कोई टॉपर स्पेक्ट्रम की बात कर रहा होता है, कोई बात कर रहा होता है स्पेक्ट्रम वो बिपिन चंद्रा की, तो कौन सी पढ़ी जाए? तो मैं इन दोनों बुक्स में डिफरेंस बताने वाला हूँ, इन दोनों बुक्स में क्या अंतर है और इसको हम कैसे अलग अलग करके देख सकते हैं कि कौन सी बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, या फिर दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पढ़नी चाहिए, या फिर एक से ही काम चल जाएगा। इस पर हम लोग बात करेंगे। और बिपिन चंद्रा स्पेक्ट्रम से कैसे अलग है, स्पेक्ट्रम में ऐसी कौन सी चीज़ें और हैं जिससे स्पेक्ट्रम ज़्यादा जो टॉपर होते हैं वो पढ़ते हैं, उनके लिए अच्छा होता है और उनके लिए दोनों, चाहे दोनों एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी कारगर साबित होती है, अच्छी साबित होती है, उनको फायदा पहुंचाती है उनके एग्जाम के लिए। तो स्पेक्ट्रम को हम क्यों पढ़ें और बिपिन चंद्रा है, इससे हम किस तरीके से लाभ उठा सकते हैं, हम दोनों बुक्सों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको पता है कि हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? 18 सेंचुरी के मध्य से, मान लो पढ़ते ना मिडिल ऑफ 18 सेंचुरी, ठीक है। 1797 जब प्लासी का होता, बैटल ऑफ प्लासी, उसके बाद या फिर औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात, मतलब 8वीं शताब्दी की शुरुआत से मान सकते हैं या फिर 18वीं शताब्दी के मध्य से मान सकते हैं। तो अब जब इस बुक्स की बात करते हैं, सबसे पहले चूंकि ये बुक्स है मॉडर्न हिस्ट्री की है, और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, पहला अंतर जो बता रहा हूँ मैं, कि इसमें साथ में पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया भी है। मतलब कि इसमें जो इतिहास है वो है आज़ादी तक का इतिहास, मतलब जब भारत आज़ाद हो गया उस टाइम तक का इसमें इतिहास दिया गया है, ठीक है। लेकिन जो बिपिन चंद्रा जो स्पेक्ट्रम है, इस स्पेक्ट्रम में आज़ादी तक का इतिहास तो है ही 1947 तक का, लेकिन इसके साथ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का भी है, मतलब भारत के आज़ादी के बाद भी अभी तक का, मतलब 2021 चल रहा है, 2022 चल रहा है, तो अभी तक क्या क्या डेवलपमेंट हुए, या फिर जो भी गवर्नमेंट में या ऐतिहासिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से क्या सुधार हुए, क्या क्या हुआ, वो भी इसमें दिया गया। मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया भी इसमें दिया गया स्पेक्ट्रम में, तो हमें उसको छोड़ देना है क्योंकि वो हम नहीं पढ़ते, हमें केवल बात करनी है मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए हम लोग अलग नोट्स भी पढ़ सकते हैं किसी कोचिंग का, या उसके लिए कोई बुक्स भी आती है, और कोई यदि इससे पढ़ना चाहे तो वही पढ़ सकता है। तो इसमें जो बिपिन चंद्रा में है वो उसमें नहीं है, इस पे मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, ठीक, आज़ादी के पश्चात का बाद, इसमें केवल मॉडर्न हिस्ट्री आपको मिलेगी। तो अब हम बात करते हैं दोनों में अंतर की। तो सबसे पहले जो इस शुरुआत होता है, तो शुरुआत में तो ये तो भाई जो है पहले बताता है स्रोत में उपागम, मतलब कि जो हिस्ट्री के स्रोत हैं, ठीक है, सोर्स है, उसके बारे में बात करता है, हम उसको छोड़ देना पहले यूनिट को, और सेकेंड यूनिट से बात करना है। तो जो सेकेंड यूनिट है वो भी इसमें बात करते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन, कि जो यूरोपीय कंपनी है वो किस तरीके से भारत में आई हैं, और उसमें से कौन कौन सी कंपनी आई हैं, ठीक है। यूरोपीय जो कंपनी आई भारत में वो कौन कौन सी कंपनी आई, और इसके साथ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किस तरीके से उन अदर कंपनियों के मुकाबले आराम से उनसे आगे निकल गए। इसमें चैप्टर यूरोपीय कंपनियों का आगमन एवं ब्रिटिश शासन का सुदृढ़ीकरण, ये यूनिट का नाम है, और चैप्टर पहला जो है, तीसरा चैप्टर वो यूनिट का भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो भारत में कौन कौन सी यूरोपीय कंपनी है उसके बारे में यहाँ बात की जाएगी। ब्रिटिश आए, डच आए, फ्रेंच आए, पुर्तगीज आए, और उसमें से ब्रिटिश किस तरीके से उनसे आगे निकल गए, और भारत में ब्रिटिश ने शासन स्थापित कर लिया। तो जब इसमें पहला चैप्टर ये है, और जब हम सेकेंड चैप्टर की बात करते हैं तो उसमें सेकेंड चैप्टर है वो है कि भारत में किस तरीके से ब्रिटिश बजाय के समय भारत की स्थिति। अब ये देखो, जब भारत में ब्रिटिश जीत रहे थे तो उस समय भारत की स्थिति क्या थी? आपको पता है, मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो गया और 8वीं शताब्दी में, और तभी क्या हो गया, भारत में क्षेत्रीय शक्तियाँ उभरने लगी, क्षेत्रीय राजतंत्र होने लगे। तो उसमें क्या हो गया, उन 6 क्षेत्रीय राज्यों को ब्रिटिश को हराने में आसानी हुई, क्योंकि वो अलग अलग हो गए थे, केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ गई मुगल एम्पायर, तो ब्रिटिश को उनको हराने में आसानी हुई। तो ये क्या है, ब्रिटिश बजाय के समय भारत की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, कि जब भारत में ब्रिटिश जीत रहे थे, मतलब कुल मिला के हम 18 सेंचुरी के भारत की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, भारत का समाज कैसा था और भारत में कौन कौन से राज्य थे, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अब यही चैप्टर आपको यहाँ मिल जाएगा। देखो, स्पेक्ट्रम अपन बिपिन चंद्रा खोली, बिपिन चंद्रा का जो पहला चैप्टर वो भी कहता है 8वीं सदी में भारत में राज्य और समाज, मतलब 8वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है, ब्रिटिश बजाय के समय भारत की स्थिति। तो ब्रिटिश जीत कब रहे थे, 18 सेंचुरी में, यहाँ भी 18 सेंचुरी की बात की जा रही है कि 8वीं शताब्दी का भारत, तो 8वीं शताब्दी के भारत में अब देखो, अब डिफरेंस कहाँ था, अब वो देखो, यहाँ भी वही बताया गया है, यहाँ ही वही बताया गया है। तो अब दिक्कत इसमें ये है कि इसे बहुत शॉर्ट में दिया गया है। आप खुद दिख रहा होगा कि ये बहुत छोटी बुक्स है। अब शॉर्ट में क्यों देखा गया है, क्योंकि ये किसकी, एनसीईआरटी की बुक्स है, ठीक है, और चूंकि ये क्लास 11 जो 12th के बच्चे उनके लिए पढ़ने के लिए, तो उस हिसाब से दिया गया, जबकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। तो इससे क्या होता है, हमारा नॉलेज एक प्रकार से बेसिक क्लियर होता है। लेकिन इसमें हर एक मतलब फैक्ट उससे जुड़ा हुआ, हिस्ट्री के किसी भी घटना से, इवेंट से जुड़ा हुआ है, हर आपको मिल जाएगा। तो ये बुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कहीं कहीं किन्हीं चैप्टरों में। जैसे अब इसी को ले लो,
8वीं शताब्दी में भारत में राज्य कौन कौन से थे, जैसे हम पढ़ते हैं ना, बंगाल हो गया, अवध हो गया, हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, ये राज्य थे। अब इसके बारे में पढ़ो, देखो छोटा छोटा, देखो हैदराबाद कर्नाटक छोटे से में दिया गया है। इसके बाद देखो हैदराबाद हो गया, बंगाल के बारे में छोटा सा दिया गया है, अवध के बारे में छोटा सा दिया गया है, इसके अलावा मैसूर के बारे में छोटा सा दिया गया है। तो ये तो हो गया इसके छोटा छोटा। अब देखो हमें उन्हीं राज्यों को यहाँ बताता हूँ कितना डिफरेंस है, आपको यहाँ मिल जाएगा। अब भारत की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, तो भारत की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे तो भारत की स्थिति में 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, 8वीं शताब्दी में, कि भारत में मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो गया, औरंगजेब की मृत्यु हो गई। तो जो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो कौन कौन से शासक हुए उत्तर मुगल में, ठीक है, लेटर मुगल में, वो शासक दिए गए, जहांदार शाह हो गया, फर्रुख शेर हो गया, बहादुर शाह हो गया, ठीक है, रफूउद्दौला, मोहम्मद सरंग, सब दिए गए, ठीक है। कौन कौन से कारण थे ब्रिटिश मुगल एम्पायर के डिक्लाइन किए, तो चलो हमने पढ़ लिया, तो अलग बात होगी। इसके बाद जो क्षेत्रीय राज्य जो हमने इसमें बताए हैं कि इसमें किस तक छोटे से में दिया गया है, जैसे हैदराबाद हो गया, कर्नाटक हो गया, कोई भी मैसूर हो गया, बंगाल, अवध, हैदराबाद। अब इसमें देखो वही उस राज्यों को यहाँ पे देखो कितने विस्तार से दिया गया है। यहाँ स्टार्ट होता है क्या, हैदराबाद, और हैदराबाद देखो पूरे में समझाएगा विस्तार से, और पूरी हिस्ट्री बताएगी अच्छे तरीके से। यहाँ राजपूत राज्य, मैसूर राज्य, केएल राज्य, ठीक है, मराठा राज्य, सिख राज्य, सिख एम्पायर के बारे में बताया गया। यही नहीं रुके फिर, इसके बाद चलो ये तो बताया गया है। अब ब्रिटिश का इन राज्यों के साथ में जो अलग अलग उदय होता है, क्योंकि अगला चैप्टर क्या है, ब्रिटिश शक्ति का। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया कौन कौन से राज्य थे 18वीं शताब्दी में, वो पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे ब्रिटिश शक्ति का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण। जो ब्रिटिश शक्ति जो है वो किस तरीके से उसका विस्तार हुई, मजबूत हुई। तो उन्होंने क्या किया, उन क्षेत्रीय राज्यों को हराया। कौन कौन से युद्ध हुए, तो हम क्या करते हैं, इन क्षेत्रीय राज्यों के साथ कौन कौन से युद्ध हुए हम वो पढ़ते हैं, ठीक है, जितने भी युद्ध हुए हैं। तो अब देखो इसमें क्या हुआ, बंगाल, पहले सबसे बंगाल के बारे में पढ़ेंगे, बंगाल के कौन कौन से शासक हुए, ठीक है, अलीवर्दी खां हो गया, साजिदुद्दौला हो गया, ये आपको इसमें नहीं मिलेगा। सिंपल आपको बंगाल के बारे में छोटा सा बता दिया है, बंगाल हो गया, या कोई भी बंगाल के बारे में थोड़ा सा बता दिया गया है। और साथ में इसमें मतलब प्लासी का युद्ध जो हुआ था थोड़ा सा, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दी है कि किस तरीके से 1757 का युद्ध हुआ, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी जानकारी दे दी। लेकिन इतने काम तो बनेगा नहीं भाई साहब आपका, इतने 2 पेज में क्या काम बनेगा, क्योंकि इसमें इतनी जानकारी दी है। लेकिन बंगाल में कौन कौन से जो नवाब हुए, क्या हुआ, और उनके समय में क्या घटनाक्रम हुआ, इसमें देखो पूरी तरीके दिया गया है। कौन सबसे अलीवर्दी खां हो गया, अंग्रेज हुआ, उनमें किस तरीके से संबंध थे, अंग्रेजों के साथ शत्रुता किस तरीके से बढ़ी। इसके अलावा प्लासी का युद्ध हुआ, मीर जाफर तथा अंग्रेज ने किस तरीके से जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें किस तरीके से मिलकर काम किया, मतलब वो मिल गए थे। और जो नवाब था शुजाउद्दौला, ठीक है, तो उसको किस तरीके से सिराजुद्दौला, ठीक है, उसको किस तरीके से हराया गया। तो इसमें पूरा दिया गया डिटेल में। इसमें अलग हेडिंग दी गई है पूरी प्लासी के युद्ध, जैसे प्लासी के युद्ध हो गया उसमें पूरी हेडिंग दी गई उसके बारे में, पूरे क्या उसके सफल, क्या मतलब क्यों हुआ, क्या उसके पीछे कारण थे, मीर कासिम के अंग्रेजों के साथ संधि, और जो मीर जाफर था उसके साथ किस तरीके से हुआ। और फिर इसके बाद बक्सर का युद्ध, आपको पता है 1754 बक्सर का युद्ध भी हुआ था प्लासी युद्ध के बाद। जबकि ये चीज़ें आपको यहाँ पे इतनी डिटेल में नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें थोड़ा बंगाल के बाद थोड़ा सा बताया, बस यहीं पे उनने सब बता दिया है, बंगाल में ही थोड़ा सा, मतलब जैसे ये बंगाल है, ठीक है, तो यहीं पर उन्होंने सब बता दिया बंगाल के बारे में कि प्लासी का युद्ध हो गया और बक्स खत्म हो गया। यहाँ पे देखो प्लासी युद्ध के बारे में चर्चा की गई, ईस्ट इंडिया कंपनी और अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ाई का ऐलान किया था। तो यहाँ पे इतनी बात की गई है। दूसरे राज्य में स्टार्ट की गई, अवध के बारे में स्टार्ट कर दिया गया है। तो अब इसमें क्या है, डिटेल में नहीं बताया गया है कि मतलब कि जो बक्सर का युद्ध हो गया है, प्लासी का युद्ध, इसमें कोई डिटेल में नहीं बताया गया। यहाँ पर राज्य खत्म होते ही बस इसमें अगला चैप्टर स्टार्ट होगा। क्या, कौन सा चैप्टर, जैसे मराठाओं के बारे में भी है, तो मराठाओं के कौन कौन से युद्ध हुए, एंग्लो मराठा वॉर हुए, वो इसमें इतनी डिटेल में नहीं है, क्योंकि इसमें अब 2 पेज में तो सारे जो युद्ध हुए वो कैसे समझ में आएगा। लेकिन ये बुक्स का एक फ़ायदा मैं आपको बताऊंगा, आप थोड़ा रुकिएगा। ये देखिए इसमें क्या हो गया, सारे युद्ध बता दिए इन लोगों ने, अलग अलग राज्य के बारे में बता दिए इस बुक्स में, अलग अलग राज्य के बारे में जो बिपिन चंद्र है। इसमें डिटेल में अलग हेडिंग करके नहीं बताया कि ये राज्य था, ये मतलब इसमें ये वॉर हुआ, ये युद्ध हुआ, ये एंग्लो वॉर हुआ, इसमें कोई नहीं बताया गया। जबकि इसमें हर चीज़ को बताया जा रहा है। बक्सर का युद्ध हो गया, ये तो बंगाल से रिलेटेड है। इसके अलावा जब कर्नाटक वॉर हुए, ठीक है, जो कर्नाटक हुए थे, कर्नाटक वॉर मैसूर से प्रथम मैसूर वॉर, मतलब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, ये हुआ। इसके ये मैसूर से जुड़े हुए, मतलब ये मैसूर के जुड़े हुए, और कर्नाटक में हुए थे एंग्लो कर्नाटक वॉर। तो उन एंग्लो कर्नाटक वॉर के बारे में चर्चा की गई हो,
की गई है, हर टॉपिक के बारे में चर्चा की गई है। मराठाओं के जो ये दो अलग अलग, जबकि इसमें मराठाओं के बारे में इतने डिटेल में नहीं बताया गया है इसमें बिपिन चंद्रा की जो एनसीईआरटी है इसमें, क्योंकि स्कूल वाली है। लेकिन अब इसमें फ़ायदा क्या है मैं आपको ये बताऊं कि जब आप पढ़ोगे ना इसमें, तो आपको इसमें क्या हर चीज़ को हेडिंग करके हर टॉपिक को, हर युद्ध को, हर वॉर को बताया गया है कि किस तरीके से कहाँ पे क्या हुआ, उसका बैकग्राउंड क्या था, किस तरीके की घटना क्या, हमको कौन जीता कौन हारा, हर तरीके से बताया गया, उसके क्या परिणाम हुए। तो हर हेडिंग बताया गया, मतलब हर फैक्ट को उसमें लिया गया है किसमें, स्पेक्ट्रम में, जबकि इसमें इतने अच्छे तरीके से उसमें नहीं लिया गया है। बट इतने क्या होता है कि जब आप बेसिक पढ़ोगे, शुरुआत पढ़ोगे, तो आपको यही काम आएगी, क्योंकि इसमें हर चीज़ को एक स्टोरी फॉर्म में दिया गया है। बंगाल होगा तो बंगाल के बाद चर्चा की जाएगी, किस तरीके से हुआ, कौन मतलब शासक बना, और शॉर्ट फॉर्म में तरीके से बता दिया जाएगा उस पर किस तरीके से बंगाल में, क्योंकि इनमें उसका बताने का जो मेन मोटिव है वो है कि जो क्षेत्रीय राज्य थे उन क्षेत्रीय राज्यों किस तरीके से ब्रिटिश ने शामिल किया। तो बंगाल के बारे में बताया गया और किस तरीके से जो बंगाल पे ब्रिटिश ने शासन स्थापित किया, मतलब उसको जीत लिया और ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया। इसी प्रकार से हर राज्य के बारे में बताया गया और मराठा के बारे में। लेकिन इसमें क्या होगा, हर चीज़ को क्या घटनाक्रम हुआ, किस तरीके से पूरा बैकग्राउंड, पूरी घटना चर्चा की गई है विस्तार से। तो इसमें क्या होता है, पढ़ने में हर डाउट आपके क्लियर हो जाते हैं। लेकिन जब फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आपको वो थोड़ा मतलब ज़्यादा लगेगा कि बहुत यार बहुत सिलेबस है, बहुत सारे टॉपिक इसमें समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आप एक बार इसको पढ़ लोगे तो उसमें शॉर्ट तरीके से होगा, तो आपको पूरा जो बैकग्राउंड है, पूरी जो स्टोरी है वो समझ में आ जाएगा। अच्छा, बंगाल के बारे में, अवध के बारे में, हर चीज़ के बारे में। तो आपको ये पढ़ने के बाद आपको ये पढ़ना बहुत ही आसान होगा। लेकिन डायरेक्ट जब इस पर जाओगे पहली बार में तो आपको थोड़ा दिक्कत आएगी, तो आपको थोड़ा बार बार 2-3 बार पढ़ना होगा, तब जाके आपको उसको समझ में आएगा अच्छा स्टोरी क्या चल रही है। आप मतलब क्योंकि आपको हर राज्य के बारे में समझना है, तो चूंकि हर राज्य को उन लोगों ने एक अलग तरीके से हर टॉपिक को अलग करके समझाया गया है, तो इसलिए ये बुक्स क्या होती है, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है पहली बार में उसको थोड़ा समझ में नहीं आती। लेकिन आपने बिपिन चंद्रा पढ़ ली, एनसीईआरटी पढ़ ली, तो चूंकि आप समझ गए हो प्लासी युद्ध के बारे में शॉर्ट फॉर्म में, अपने विस्तार में नहीं समझा, लेकिन शॉर्ट में समझ लिया कि हाँ बंगाल में युद्ध हुआ, ये वॉर हुआ था। अपन ने मैसूर के बारे में पढ़ लिया, एंग्लो कर्नाटिक वॉर पढ़ लिए, मराठा के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया विस्तार से, हर चीज़ नहीं पढ़ी। तो जब इसमें आओगे तो आपको फायदा मिलेगा, हर चीज़ में ही देगा, आपको हर चीज़ मिलेगी। अब इसमें क्या होता है, हर चैप्टर में आपको हेडिंग मिलेगी, जबकि तुम्हें इसमें इतनी ज़्यादा हेडिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि हर चीज़ को इसमें स्टोरी फॉर्म में दिया गया है। जैसे मान लो पहला चैप्टर था, अब हम निकालते हैं सेकंड चैप्टर, ठीक है। तो इसमें ये लोग क्या करते हैं, टॉपिक डालते हैं। जैसे मान लो ये पहला जो मैंने बताया कि 18th सेंचुरी का भारत कैसा था, तो कौन कौन से राज्य थे उसके बारे में बता दिया शॉर्ट फॉर्म में। समाज कैसा था, उस समय की शिक्षा कैसी थी हमारी 18th सेंचुरी का, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन कैसा था, इसके बारे में बता दिया गया। अब इससे क्या होता है, ये जो है ये काफ़ी मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसमें हर चीज़ को मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में एक हेडिंग डली है और उसके बारे में बता दिया गया है और एक सिंपल भाषा में बताया गया है। तो आपको यहाँ से की पॉइंट आप निकाल लेते हो, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स बना लेते हो उसके, तो आपको काफ़ी मतलब आसानी होती है समझने में, चीज़ें समझने में, और मेंस में आंसर राइटिंग में काफ़ी होती है। लेकिन इसमें हर चीज़ को क्या डीपली बताया गया है, फैक्ट बताए गए हैं बहुत सारे, तो आपको लगता है कि हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके चक्कर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, लेकिन आपको प्रिलिम्स में ये बहुत काम करती है, क्योंकि आपके हर फैक्ट क्लियर हो जाते हैं। और फिर आपको मेंस में क्या करना है, मेंस के लिए आपकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको वहीं से आपको वही कवर करो, उसके नोट्स बनाओ, तो आपके लिए मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। जैसे अब सेकंड चैप्टर है, मान लो कोई भी आप निकालो, ठीक है। तो अब जैसे कि इसमें देखिए पहले चैप्टर है, अब कंपनी का व्यापारिक प्रभाव, मतलब जो कंपनी का है व्यापारिक प्रभाव, मतलब व्यापारिक प्रभाव का विस्तार किस तरीके से, कंपनी किस तरीके से व्यापार में आगे बढ़ी, तो यहाँ के उसके बारे में पूरी चर्चा की गई है कैसे। इसमें कोई हेडिंग नहीं है यहाँ पे, देखो यहाँ पे हेडिंग ली है दक्षिण में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य टकराव, तो यहाँ मतलब वो एंग्लो कर्नाटिक वॉर के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि जो हमारा जो साउथ इंडिया में जो कर्नाटक राज्य था वहाँ पे एंग्लो कर्नाटिक वॉर हुए थे, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा किस तरीके से ब्रिटिश और अंग्रेजों के बीच दबाव हुआ, टकराव हुआ। तो अब यहाँ पे क्या पूरी विस्तार से स्टोरी के फॉर्म में बताया जाएगा किस तरीके से खत्म, एक पेज में खत्म कर दिया गया। लेकिन वही इस चीज़ को पढ़ेंगे यहाँ पे तो बहुत इंपॉर्टेंट में हर हेडिंग को यहाँ पे बताया जाएगा, तो यहाँ पे काफ़ी जो है वो हर आपको ज़्यादा फैक्ट मिल जाते हैं। तो ये यहाँ पे इस नज़रिए से जो स्पेक्ट्रम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब जैसे मान लो हम दूसरे चैप्टर में आते हैं, ठीक है। तो जो सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर किसकी बात करता है, यहाँ से हम देखते हैं ना 36 पेज पे निकालते हैं, ठीक है। मतलब आप ये समझो कि आप अब देखो भारत में यूरोपीय कंपनी, पहला में चैप्टर क्या पढ़ लिया,
पहला चैप्टर हमने क्या पढ़ा कि भाई कौन कौन सी राज्य थे भारत में 18वीं सेंचुरी में। अब हम सेकंड चैप्टर पढ़ा इसमें भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अब यहाँ भी हमने पढ़ा वही चैप्टर यूरोपीय कंपनी, इसमें जो पहला चैप्टर था वो क्या है, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन था, कौन कौन सी कंपनी आई है, इसमें वही चैप्टर है। तो अब इसमें क्या है, देखो इसमें पूरे विस्तार से कोई हेडिंग नहीं दी गई है कौन से ब्रिटिश पहले आए, इसमें कहीं भी आपको नाम नहीं मिलेगा ब्रिटिश का अलग से डच कब आए, कैसे क्या हुआ है, बीच में हेडिंग नहीं मिलेगी। सीधा एक बार में ही पूरा समझा गया है, मतलब पूरा विस्तार से बता दिया गया है कि यहाँ पे इसी में पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कौन सा पहले आए, क्यों आए, ब्रिटिश कंपनी भारत में क्यों आई है, किस तरीके से आए, कौन कौन सी यूरोपीय कंपनी आई, वो यहाँ पे 2-3 पेज में आपको पता चल जाएगा। ब्रिटिश का भी, पुर्तगीज का भी, फ्रेंच का भी, डच का भी। और उसके बाद सीधे आ गए यहाँ पे हेडिंग में कंपनी में व्यापारिक विस्तार किस तरीके से हुआ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये लोग क्या स्टोरी फॉर्म में कम पेज में, मतलब कम आपको कम लिखे हुए में, ठीक है, कम कंटेंट में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की बात कर रहे हैं यहाँ पे वो स्टोरी फॉर्म में, तो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन ये आपको मेंस में ज़्यादा काम करेगा क्योंकि यहाँ पे छोटी कम दिया गया है और स्टोरी फॉर्म में दिया गया है, वो चीज़ याद भी रहती है। तो आपको जो मेंस आंसर राइटिंग है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप वहाँ से लिखोगे तो आपको आसानी से वहाँ बन जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे चूंकि हर फैक्ट को नहीं बताया गया है, ठीक है, यूरोपियों के बारे में इंपोर्टेंट जानकारी नहीं दी गई है, जैसे यूरोपीय कंपनी अलग से, डच के बारे में अलग से दी गई है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको यूरोपीय कंपनियों की आगमन। तो यहाँ पे चैप्टर था यूरोपीय कंपनियों का आगमन पहला। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, हर कंपनी के बारे में बताया। जैसे यहाँ पे पहले क्या है, डच के बारे में बताया गया, भारत डच किस तरीके से आए हैं और कैसे उनका विस्तार हुआ, भारत में उनकी क्या स्थिति थी, उनका व्यापार में किस तरीके से हुआ, पुर्तगालियों की व्यापार एवं राजनीतिक स्थिति क्या थी, तो हर चीज़ को बताया गया है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 पेज में सब कंपनियों के बारे में बता दिया गया है, 2 पेज में ही। तो अब इसका तो इफेक्ट पड़ेगा ना भाई साहब, ऐसा थोड़ी ना होगा कि यार इसमें से कम पेज में उतना ही इसमें होगा, तो ये भी कुछ ना कुछ तो ज़्यादा इसमें कंटेंट लिखा गया तो काफ़ी ना कुछ तो फायदा होगा। तो प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है बुक्स। और जब आप पढ़ लेते हो तो आपके डाउट भी क्लियर हो जाते हैं। तो मेंस में भी आप इसी को यूज़ करते हो, जो भी इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक है वहाँ से निकालते हो, तो ये होता है। अब इसके बाद मैंने जो बताया है हर चैप्टर में आपको ये मिलेगा, ठीक है, हर चैप्टर में है इतिहास वही, कुछ चैप्टर नाम चेंज है उसके, जैसे कि मैंने से बताया था इसमें क्या चैप्टर का नाम क्या है कि ब्रिटिश वजह के समय भारत की स्थिति, और इसमें क्या चैप्टर का नाम है कि 18वीं सेंचुरी का भारत। तो उसमें कौन कौन से राज्य थे वही हमने इसमें पढ़े, कौन कौन से राज्य थे जैसे कि अवध हो गया, बंगाल हो गया, वही इसमें पढ़े हैं। इसमें शॉर्ट में पढ़े, इसमें हमने थोड़ा डीप में पढ़े हैं, ज़्यादा उसके बारे में दिया गया। तो चैप्टर के नाम चेंज हो जाएंगे, बाकी दिया गया वही है कि भाई ब्रिटिश वजह के समय भारत की आर्थिक व्यवस्था, जैसे ब्रिटिश यहाँ पे क्या है, ब्रिटिश भारत में प्रशासन संगठन, सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक नीतियाँ क्या हुआ, ब्रिटिश वजह के समय भारत में कौन कौन सी आर्थिक नीतियाँ लाई, ठीक है। फिर सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन, 1857 का विद्रोह, वो सारे टॉपिक आपको इसमें मिलेंगे। पूरे चैप्टर आपको देखो यहाँ पे ब्रिटिश वजह के समय स्थिति, ठीक है, कंपनी के विरुद्ध बढ़ता विद्रोह, वही विद्रोह हो रहे हैं, ठीक, कौन कौन से, एक इसके अलावा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन सारे वही मिल जाएंगे आपको, ठीक है। 1857 का विद्रोह, सारे मतलब टॉपिक हैं जो बिपिन चंद्रा वो सारे आपको इसमें मिलेंगे और बहुत विस्तार से मिलेंगे, हर चीज़ को अच्छी तरीके से समझाया गया। और इसके अलावा और भी इससे ज़्यादा इसमें कंटेंट दिया गया होगा। इसमें कृषि आंदोलन होंगे, नागरिक आंदोलन होंगे, जनजातीय आंदोलन होंगे, सब यहाँ पे इसमें मतलब हर चीज़ को डीपली समझाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आसानी होती है समझने में, हर चीज़ को एक उस मतलब हर टॉपिक को अच्छे तरीके से बारीकी समझाया गया ताकि कोई भी आपको दिक्कत ना हो हर चीज़ को। जबकि यहाँ पे क्या होता है, कई चीज़ें मतलब सीधे हेडिंग नहीं बनी होती है, अपन को बीच में ही वो कंटेंट में बीच में आ जाती हैं और आपको वहीं पे आपको समझना होता है। लेकिन आपको इसको पढ़ लेते हो तो एक स्टोरी फॉर्म आपके बन जाता है आपके दिमाग में, किस तरीके से भारत में ब्रिटिश आए, शासन स्थापित किया, फिर आर्थिक नीतियाँ, जैसे ब्रिटिश भारत में आर्थिक नीतियाँ, प्रशासन ढांचा क्या था 1757 से लेकर, क्योंकि 1757 प्लासी युद्ध हुआ था, तो 1857 में क्या हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, क्रांति हुई थी। तो यहाँ पे इसके बीच में क्या क्या मतलब आर्थिक नीतियाँ थी, ब्रिटिश प्रशासनिक ढांचा था, फिर इसके बाद 1857 का क्या ब्रिटिश सुधार किए, तो वो हम इसके आगे पढ़ते हैं। ब्रिटिश प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नीतियाँ, इसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब हर टॉपिक को जो भी है आपको मिल जाएगा। 1857 का रिवोल्ट क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, वो आपको यहाँ पूरा बैकग्राउंड बताया जाएगा। उसके सामान्य कारण क्या थे, उसके मतलब जो सामान्य कारण, उसकी जो उसकी पृष्ठभूमि थी क्या थी, उसके तत्कालिक कारण क्या थे, वो सारे इसमें आपको मिल जाएंगे। और इस तरीके से आपको हर चीज़ यहाँ पे दी गई है। लेकिन इसमें हर चीज़ को एक हेडलाइन मतलब हेडिंग बना के हर चीज़ को उसमें नहीं बताया गया। इसमें इतने ज़्यादा आपको फैक्ट नहीं मिलेंगे, जबकि इसमें आपको बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे। जैसे खुद ही देखो, आपको कोई भी आप टॉपिक उठाओगे, कोई भी आप मतलब कोई भी चैप्टर उठाओगे, आपको हर चैप्टर में जैसे ये स्वतंत्रता संघर्ष का आरंभ, फ्रीडम स्ट्रगल का, तो भारत में राष्ट्रवाद का बताया किस तरीके से हुआ। और सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे जो मतलब इतिहासकार हैं या जो पॉलिटिकल जो पॉलिटी में राजनीतिक विज्ञान के जो विचारक हैं, उनके कोट यहाँ पे मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को, सुनिए यहाँ पे देखिए,
देखो यहाँ पे एक चैप्टर, जब चैप्टर खत्म होता है, मान लो ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ पहला वाला यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो चैप्टर के एंड में इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं ना, वो सारे यहाँ पे दिए होते हैं। चैप्टर के एंड में क्या हुआ सब यहाँ पे दिया रहेगा, इंपॉर्टेंट सारांश। अब यहाँ पे अब क्या होता है, आपको यहाँ पे आपको फायदा क्यों होती है, आपको क्या फायदा होता है कि जो भी आपने चैप्टर में पढ़ा है वो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आपको यहाँ पे दिखाई देता है और आपको एक प्रकार रिवीजन हो जाता है। यहीं से आपको जो भी और चैप्टर में आपने पढ़ा है और वो यहाँ पे छूटा हुआ, तो यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट नोट्स बना लो, यहाँ पे स्टिकी नोट चिपका लो, तो आपको काफ़ी रिवीजन में, आपको जब रिवीजन करोगे तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आप केवल यहीं से पढ़ लो जो भी इसकी जो मतलब जो पीछे की मतलब लास्ट में जो चैप्टर के जो समरी दी हुई है इसी को पढ़ो, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट सब आपके डाउट जो क्लियर हो जाएंगे। जबकि इसमें इतना ऐसा नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी है तो ये पूरी तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बनाई गई है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से यही करूँगा कि आप दोनों बुक्स पढ़िए। मतलब आपको जब शुरुआत मान लो आपको बिल्कुल हिस्ट्री नहीं आती, अब यदि आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो, हाँ गांधी जी के बारे में जानते हो, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में जानते हो, मतलब ब्रिटिश जो यूरोपीय कंपनियाँ किस तरीके से आई, किस क्या हुआ, इन सारे इतिहास के बारे में आपने पढ़ा है, वीडियो देखे यदि ऑनलाइन आपने, तो फिर आप स्पेक्ट्रम कहीं कुछ ये मत पढ़ो आप लोग, सीधी बात, आप लोग स्पेक्ट्रम पढ़ो। यही प्रीलिम्स के लिए आपको काम करेगी, यही मेंस के लिए काम करोगी, और आपके हर टॉपिक हर चीज़ आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट है। मतलब हर आपको अच्छे तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट है आपको सब चीज़ यहाँ मिल जाएगी। यहाँ से आप शॉर्ट नोट बना सकते हो, और सबसे बड़ी बात है हर चैप्टर में ही पहले से इसमें शॉर्ट नोट्स एक प्रकार बने रहते हैं, समरी रहती है, उसमें और चीज़ तो ऐड डाउन मतलब ऐड कर सकते हो, ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी वो इंपॉर्टेंट होगा। जबकि इसमें इतना ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हो, मुझे कुछ हिस्ट्री के बारे में पता ही नहीं है, तो फिर आप ये पढ़ो, तो आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो यहाँ पहले चैप्टर पढ़ोगे भारत में राज्य कौन कौन से थे 18वीं सेंचुरी में, तो उस मुगल एम्पायर के टकराने के बाद आप पढ़ोगे कौन कौन से राजा थे, उनके बारे में पढ़ोगे कौन कौन से राजा थे। फिर उसमें ब्रिटिश कंपनी आई तो उन्होंने किस तरीके से उन राजाओं को हराया, और ब्रिटिश कौन कौन सी यूरोपीय कंपनी आई तो शॉर्ट फॉर्म में पढ़ लोगे, उसका विस्तार कैसे हुआ, भारत ब्रिटिश शासन स्थापित कैसे हुआ, और फिर बाद में 1857 का रिवोल्ट कैसे हुआ, ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव क्या था, क्या आर्थिक नीतियाँ थी, प्रशासन ढांचा, वो पूरा आप लोग यहाँ से पढ़ लोगे। तो इस तरीके से आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ दोनों बुक्स इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आप ये पढ़ो, आपने थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो गया, पढ़ लिया है आपको, तो फिर आप केवल इसी पर रिलाई करो, आपको कुछ नहीं आपको पढ़ना, केवल यही पढ़ना आपको। ये आपके लिए मेंस के लिए काम करेगी, प्रीलिम्स के लिए काम करेगी। एक बार आप उसको पढ़ लो अच्छी तरह, और ऐसा भी नहीं है कि आपको पूरे पढ़ना है। मैं इसमें एक वीडियो बनाऊंगा कि इसमें आपको स्पेक्ट्रम में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ने हैं और कैसे पढ़ना है। यहाँ मैंने बताया केवल कि इंपॉर्टेंट कौन सी बुक्स है, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया, ठीक है। तो अब मैं बताऊँगा कैसे पढ़ना, क्या पढ़ना है, और इसके नोट्स कैसे बनाने हैं, वो भी वीडियो बनाऊंगा। नोट्स एक प्रकार से जो हर चैप्टर के एंड में समरी रहती है ना, वही एक प्रकार से आपके लिए नोट्स होता है। यदि आपने चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ा है और चैप्टर के एंड में समरी दी गई है, उस अच्छे तरीके से उसको पढ़ो, एक बार आपका पूरा डिवीजन हो जाएगा जो चैप्टर पढ़ा है। और चैप्टर से कुछ छूट रही है, कुछ टॉपिक आपको लगा आपने क्योंकि चैप्टर में जो पढ़ते गए आपने वहाँ पर टिक लगाते गए, भाई इंपॉर्टेंट है ये आपने पढ़ा, तो आपको जो यहाँ पर समरी में नहीं दिख रहा है तो उसको आप वहाँ पे आप लिख लीजिए, स्टिकी नोट चिपका लीजिए। और जो या नहीं आपको समरी बनाना तो उसी समरी का आप लोग अपने चैप्टर वाइज अपने जो नोटबुक है उसमें आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो वहाँ से। तो आपके प्रीलिम्स के लिए भी मेंस के लिए काफ़ी वहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको डेटा, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है या फिर जो भी मतलब कोई घटना है वो आपका इतिहास यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है कि स्पेक्ट्रम है, बिपिन चंद्रा, दोनों बुक्स बेस्ट हैं। ये एनसीईआरटी है, ये स्पेक्ट्रम है, मतलब तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यदि आप तैयारी कर रहे हो प्रीलिम्स मेंस की, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि ये मेंस के लिए यदि आप मान लो ये नहीं पढ़ते हो, केवल यही पढ़ते हो, तो आपके प्रीलिम्स हो सकता है कि आप प्रीलिम्स से कई क्वेश्चन ना बने, क्योंकि प्रीलिम्स में इतने ज़्यादा फैक्ट कवर नहीं किए गए। लेकिन यदि आप ये पढ़ते हो तो आपके मेंस तो क्लियर होगा ही, मेंस के सब टॉपिक हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। साथ में आपके हर टॉपिक की जो भी फैक्ट है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपका कवर हो जाएगा, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बात करेंगे किस तरीके से पढ़ना है, कौन से चैप्टर पढ़ने और कैसे पढ़ना है इसके अंदर, ठीक है। इतनी सारी है, क्योंकि हर चीज़ तो पढ़नी नहीं है इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ तो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, हर चीज़ तो पढ़नी नहीं है, तो हमें कैसे पढ़ना, क्या पढ़ना, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग मिलते हैं नई वीडियो में। बाकी वीडियो यदि आपको पसंद आया, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से जरूर कर सकते हैं दोस्तों। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है तो आप तक बहुत आसानी से पहुंच जाए दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।